यूएस के प्रेसिडेंट, जो कि एक तरीके से पागल हो गए हैं। इनको 80 साल की उम्र में सठिया गए हैं। इनको क्या कहा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों 2025 पूरे साल भर ये नोबेल अवार्ड के लिए चिल्लाते रहे कि मैंने यहाँ का वॉर रोक दिया, वहां का वॉर रोक दिया है। इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें भी इन्होंने बहुत क्रेडिट लेना चाहा। इतने बार इन्होंने कह दिया कि भाई कि ऑपरेशन सिंदूर जो रोका गया वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने से रोका गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो कि संसद में प्रधानमंत्री द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि किसी के कहने से वॉर रोका नहीं गया है। दोनों देशों की आपसी बातचीत हुई थी और जिससे कि यह निर्णय लिया गया था। बाकी जिसमें कि किसी भी अन्य देश के या किसी अन्य देश के प्रेसिडेंट का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये हर जगह पे क्रेडिट लेने से बाज नहीं आए और भी दूसरे देशों के अंदर में अपनी नाक घुसेड़ने से बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे हैं। हर जगह पे अपना क्रेडिट लेते चले जा रहे हैं। पहले तो ये वेनेजुएला में घुस गए, वहां के जो राष्ट्रपति जो है उनको रातों रात उठवा लिया। और क्यों उठवाया? वो उनके देश का अंदरूनी मामला है। अगर वहां की जनता को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो यूएस में अपना आवेदन दे सकते हैं, यूएन उसके ऊपर में एक्शन ले सकता है। यूनाइटेड स्टेट को उसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए यूएन है, जो कि एक संस्था बनी हुई है इन सारे मैटर्स को देखने के लिए। उसके लिए अमेरिका को घुसने की क्या जरूरत? और उसके बावजूद भी एक दूसरे देश में घुस करके वहां के राष्ट्रपति को उठा लेना और अपना उसके ऊपर में एक तरीके से कब्जा जाहिर करना, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वहां पे ऑयल के भंडार है। मतलब अमेरिका को व्यापार के आगे में दोस्तों कुछ भी नजर नहीं आता। जहां पे भी देखा जाए तो सिर्फ व्यापार ही है उसके लिए। ऐसे में दोस्तों किसी भी देश की स्वतंत्रता कहां तक के बनी रहेगी? बिल्कुल भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कहां तक के जाकर के रुकेंगे। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 साल जो है ये कितने कठिन बीतने वाले हैं। और जैसे ही दोस्तों 2025 खत्म होकर के नोबेल अवार्ड की घोषणा होती है और उनको वो अवार्ड नहीं मिलता तो उनका तो मिजाज ही चेंज हो जाता पूरी तरीके से। वो जिस तरीके से चल रहे थे पूरे साल भर अवार्ड लेने के लिए और एक शांति दूत बन करके घूम रहे थे पूरी दुनिया में, उनका पूरा मिजाज चेंज होकर के एक वो तानाशाह की तरह से नजर आने लग गए। जैसे 2026 शुरू हुआ, जैसे ही 2026 शुरू होता वो वेनेजुएला में घुस गए। उसके बाद में ईरान के ऊपर में उन्होंने हमला कर दिया। क्यों हमला किया ईरान के ऊपर में भी? क्योंकि वो परमाणु बम बनाना चाह रहे हैं। दोस्तों के सारे अधिकार का सिर्फ अमेरिका को ही है। तो अमेरिका अपने लिए किसी भी प्रकार के हथियार बना सकते। सबसे पहले परमाणु बम किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। भाई आप भी नहीं बनाते थे, कोई दूसरा देश भी नहीं बनाता था। आविष्कार तो आप ही के यहाँ पे हुआ था। क्यों बनाए? सबसे पहले अपने परमाणु बम आप हटाइए, उसको खत्म कीजिए आप, फिर आप दूसरे देश को बोलिए कि आप न बनाए करके। भाई हर देश को अपनी स्वतंत्रता का और अपनी सेफ्टी का, अपनी जनता की सेफ्टी का अधिकार खुद से है। इसके लिए किसी दूसरे देश को उसके बीच में घुसने की क्या जरूरत है? पर फिर दोस्तों बात आ जाती है व्यापार की। फिर वहां पे नजर आता है ईरान के अंदर में ऑयल, और ये ऑयल ही है दोस्तों जो कि तीसरा वर्ल्ड वॉर कराएगा। ये पक्का है कि ट्रंप जाते जाते, या हो सकता है कि वो जाना ही नहीं चाहते और इसलिए वो वर्ल्ड वॉर कराना चाहते हैं तीसरा, इसलिए वो ऐसी ही घटनाएं को कंटिन्यू अंजाम दिए चले जा रहे हैं। दोस्तों एक संगठन बना था द्वितीय वर्ष वर्ल्ड वॉर के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद में संगठन बना था जिसका नाम दिया गया नाटो। और इसमें अमेरिका द्वारा नाटो में सम्मिलित सभी देशों की सुरक्षा की गारंटी ली गई थी और उनको कहा गया था वही कि आपको आपकी सुरक्षा के लिए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, अमेरिका आपकी सुरक्षा के लिए है। और दोस्तों आज 75 वर्षों के बाद में ये चीज नजर आती है कि अमेरिका वो खुद ही उन्हीं देशों को डरा रहा है। क्यों डरा पा रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा के ऊपर में कभी कोई खर्चा ही नहीं किया। वो अमेरिका से लड़ ही नहीं सकते आज के समय में। आज के समय में ब्रिटेन जो है सबसे कमजोर स्थिति में आ चुका है, वो किसी प्रकार से लड़ने की स्थिति में नहीं है। और जो दूसरे देश जो है जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जिनके पास में की परमाणु बम है भी, तो भी वो अमेरिका से लड़ने की स्थिति में नहीं है। उनके पास में परमाणु बम है जरूर, पर वो उतने संपन्न नहीं है कि वो अमेरिका से लड़ पाए। अब ये करना क्या चाह रहे हैं? कुल मिलाकर के अपना टाइम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, अपने देश में अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रहे हैं। अमेरिका को ग्रेट तो नहीं बना रहे हैं, अमेरिका को डेविल जरूर बना रहे पूरी दुनिया के नजर में। इसके बाद में अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी ये ग्रीनलैंड के ऊपर में कब्जा करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। क्या जरूरत है आपको ग्रीनलैंड के ऊपर में कब्जा करने की? एक तरफ तो आप यूक्रेन और रशिया वॉर का आप एक तरीके से खिलाफत करते हैं, आप ये कहते हैं कि रशिया जो यूक्रेन के साथ में कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो फिर रशिया भी तो सही कर रहा है। जब रशिया ये कहता है कि भाई कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए यूक्रेन के ऊपर में हमारा कब्जा या हमारा शासन होना जरूरी है, तो फिर वो कहाँ पे गलत है? अगर अमेरिका भी अगर सेम चीज कह रहा है कि ग्रीनलैंड के ऊपर में वो कब्जा सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका के लिए वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि दोस्तों वहां पे भी वो तो सिर्फ दिखाने के लिए मैटर है। असली जो मुद्दा जो है वो यही है कि जो उनके देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका ट्रंप को सपोर्ट है
और वो ये चाहते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर में कब्जा करे और ग्रीनलैंड के अंदर में जो भी ऑयल और जो भी धातुएं वहां पे है, कीमती धातुएं जो है उसको निकाला जाए, और जिसके ऊपर में कि अगर एक बार अमेरिका कब्जा रहा तो अमेरिका वापस से दुनिया में सबसे ऊपरी चोटी पर बना रहेगा। नहीं तो धीरे धीरे जैसे अभी चाइना उभर करके आगे आ रहा है तो एक तरीके से अमेरिका पिछड़ते चले जा रहा है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो चाइना बन गया है। अमेरिका की लगभग सारी कंपनियां जो है वो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। इसलिए दोस्तों आप टैरिफ वॉर के समय में भी आप देख रहे होंगे कि टैरिफ वॉर में अमेरिका ने सभी देशों को एक तरीके से झुका लिया, पर वो चाइना को नहीं झुका पाया। क्यों नहीं झुका पाया? क्योंकि अमेरिका सभी तरीके से चाइना के ऊपर में निर्भर है, वहां की सारी कंपनियां निर्भर है, इसलिए वो चाइना को किसी भी प्रकार से झुका नहीं पा रहे हैं। आप दोस्तों इस सब विषयों में क्या सोचते हो? आपका क्या नजरिया इस सब चीजों के बारे में? आप अपने राय कमेंट में बताइए।